what the Act stipulates, and are there really any shortcomings? To discuss this, we are joined in the studios by S.K. Sethia, former DPI Schools of Chandigarh, Mithul Dixit, Director of Dikshant Group of Schools, and Pankaj Changotia, a High Court lawyer who has been filing PILs on getting the RTE implemented. आप सबका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। मिस्टर दीक्षित, आपसे शुरू करूंगी। आज बच्चों का दिन है, हम इसको चिल्ड्रंस डे के तौर पर मनाते हैं और हम यहाँ पर बच्चों के लिए जो एक सबसे अहम समझे जाने वाली शिक्षा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या हमारे देश के बच्चे आज इतने शिक्षित हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर गर्व महसूस कर सकें? I think there's a lot which has to be done as far as the education in India is concerned. We are still following the old British pattern where we are examination oriented. We do not provide the right opportunities for children to think, and we don't give them enough freedom to dream, which is very important. Right. The revamp process has started in some ways, but it is going to take time. How much time? I mean, it's been more than 6 decades that our country got independence. See, change definitely takes time, and we need to have the conscience of the people, has conscience of the teachers, that conscience of the people in the education has to change, right. And the right intent has to be there. Right. It might take the next 10 years for us to probably be able to revamp the whole process. Right. Mr. Sethia, 61 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था देश का, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 के अंदर देश के हर बच्चे को पहले 10 साल तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करने के लिए कहा गया था। क्या आप मानते हैं कि हम इसमें कहीं ना कहीं सफल हो पाए हैं, या आप इसको एक फेलियर मानते हैं? कुछ हद तक फर्क पड़ा है। पहले जैसे बहुत दूर दूर दराज में स्कूल होते थे, बहुत दूर तक बच्चों को जाना पड़ता था, साइकिलों से जाते थे जी। अब स्कूल बहुत नजदीक आ गए हैं। क्वालिटी की बात जैसे मितुल जी ने कही कि क्वालिटी की बात एक अलग है, अभी तो पहले कवरेज की बात है, क्वांटिटी की बात है, नंबर्स की बात है। तो नंबर्स पहले से इंक्रीज हुए हैं। पहले मैट्रिकुलेट बहुत बड़ी एजुकेशन मानी जाती थी, अब 10वीं पास लगभग सभी बच्चे हो रहे हैं। सभी लगभग का मतलब यही है कि वो बच्चे जो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, जहां तक स्कूल नहीं पहुंच पाए या स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंच पाए हैं, वहां के लिए ही आरटीई की जरूरत पड़ी है। ये जो अधिकार, जो शिक्षा का हक एक्ट बनाया गया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से इसमें कुछ और ज्यादा इजाफा होगा, कुछ और बढ़ोतरी होगी। तो हम काफी कुछ आगे चल पाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत दूर हमें जाना है, बहुत कुछ करना है। जी मिस्टर दीक्षित, RTE एक्ट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 2010। चलिए हम ये कह सकते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने में हम अभी कामयाब उतने नहीं हो सके हैं जितना हमने सोचा था, जिसकी वजह से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शिक्षा का हक अभियान हाल ही में लॉन्च किया है RTE को प्रमोट करने के लिए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल 45 को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करते तो क्या ये नौबत आती आज? As I said, पहले भी मैंने कहा, अगर इंटेंट है तो the possibility is there, but there are a lot of flaws within the act itself, and which have to be worked upon. वो किस तरह के flaws हैं, अगर आप हमें flaws like correct mapping has to be done, and I think everyone from the society has to come together for the implementation with the right intent. Right intent मतलब हमारे पास बहुत बहाने हैं कि mapping नहीं है, but क्या हम probably do we follow all the rules and regulations? We have excuses that BPL card अगर नहीं है बच्चे के पास या family के पास, तो we do not give admission to a child. क्या आप ये कहेंगे कि पढ़ने और पढ़ाने की जो इच्छा है वो कम हुई है? कम नहीं हुई है, but the whole process, as I said, has to be worked upon, where we can attain what we have planned for.
जी देखिए, मैं मेरे हिसाब से हम डिस्कशन में क्वालिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि यहाँ बात होनी चाहिए क्वांटिटी की। एक रिपोर्ट अभी आई है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, जिन्होंने एक्ट बनाई है, 8.1 मिलियन चिल्ड्रन रिमेन अनएजुकेटेड इन इंडिया। तो द क्वेश्चन इज ऑफ रीचिंग देम, राइट, एंड व्हाई इज इट नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड? फ्लॉज आर बीइंग पॉइंटेड आउट, एक्सक्यूजेस आर बीइंग टेकन। वो इसलिए क्योंकि कमर्शियल वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। जी। इस एक्ट ने जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं वो गरीब तबके को बिलोंग करते हैं। लोगों की बात कर रहे हैं कि पहुंच के 10वीं से कॉलेज भी पढ़ रहे हैं। चलिए, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम कोशिश भी करते हैं उन बच्चों को स्कूल में लेके आने की, तो उन बच्चों को हम कब तक स्कूल में बिठा सकते हैं? क्योंकि देखा जाए तो वो बच्चे जो है वो अपनी फैमिलीज में जो एक इनकम होती है उसमें वो इजाफा करने में मदद करते हैं। ये दिक्कत जरूर आएगी जी, लेकिन सोसाइटी जब चेंज होती है धीरे धीरे वो भी यूज्ड हो जाएंगे। आज तक लेबर क्लास यूज्ड टू नहीं है पढ़ाई के, ये अपॉर्चुनिटी मिली है उनको, उन्हें अगर दी जाएगी तो वह जरूर यूटिलाइज करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, इसमें दो हिस्से हैं, जैसे पंकज जी ने कहा। एक तो वो बच्चे जो आने को तैयार हैं और उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है बिकॉज स्कूल्स कम हैं, सीट्स नहीं है, स्पेस नहीं है, एक्सेस नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। यस जी। दूसरे वो हैं जो आना नहीं चाहते बिकॉज वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। मेरे पास भी फिगर्स हैं, जैसे चंडीगढ़ में ही 2000 बच्चे करीब हमने आइडेंटिफाई किए थे कि जो काम कर रहे हैं। उनको लाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके माँ बाप को अभी ये समझ नहीं है, पर बहुत सारे ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो इस बात को, खासतौर पर शहरों में ये बात को एहसास करते हैं कि उनको बच्चों को स्कूलों में भेजना चाहिए, लेकिन उनको मुश्किलात आती हैं। जो आपने इकोनॉमिक कंडीशन की जो बात की है उसी को तो ध्यान में रखते हुए आरटीई एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, मगर फिर भी ये दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि स्टेट तो रिइंबर्स कर ही रही है इसको। नहीं, रिइंबर्समेंट का एक जो एंगल है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एक तो उसको एवरेजिंग करके जो टोटल खर्चा सरकार करती है उसके रेट पे करना है। मान लो हम जो सरकारी तंत्र तो से सरकारी जो स्कूल खर्च कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में करीब 2000 रुपए साल के खर्च कर रहे हैं एक बच्चे पर। मान लो 1 लाख बच्चा है और मान लो हम 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड करके उसका जो पर बच्चा खर्चा आएगा वो खर्चा उनको रिइंबर्स किया जाएगा, या अगर वो स्कूल उससे कम खर्च कर रहा है तो कम वाला खर्च दिया जाएगा। लेकिन यहाँ प्राइवेट एक्सपेक्टेशन है कि हमें 3000 मिले, 5000 मिले। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इससे कई गुना ज्यादा एक सीट से पैदा कर रहे हैं, उससे अर्न कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो जहां पर भी कोई भी कंसेशनल रेट पर जमीन दी गई है या उनको कोई भी कंसेशन जमीन या किसी और तरह का कंसेशन या एड दी जा रही है, वहां पर कोई भी पैसा रिइंबर्स नहीं किया जाता है। और रिइंबर्स शब्द ही ऐसा है कि वो बाद में दिया जाता है, जबकि यहाँ शहरों की बात कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों ने ये आवाज उठाई है कि हमें ये पैसा पहले दिया जाए। पहले तो दिया ही नहीं जा सकता, सरकार में कोई प्रोविजन भी नहीं है, सिर्फ एड भी आमतौर पर बाद में ही दी जाती है। तो ये एड की शेप में या किसी भी शेप में आएगा तो ये बाद में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर उसका सवाल भी नहीं है। सिर्फ उन स्कूलों में जहां पर या तो ओपन ऑक्शन में दिया गया है वो प्लॉट, यानी उन्होंने कमर्शियल रेट पर लिया उसे, या उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं थी, कंसेशनल रेट नहीं। मैं मिस दीक्षित को पूछना चाहूंगी जी, इन्होंने जो अभी बात की है तो आपके हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स के लिए फिर 25% जो कोटा है वो ज्यादा है? 25%, देखिए कोटा इज अनदर थिंग। फर्स्ट आई वुड लाइक टू व्हाट ही सेड कि रिइंबर्समेंट मिलेगा या बाद में मिलेगा। एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि साल में 2 बार रिइंबर्स करेंगे जी। क्या ये अगर 25% सीट्स अगर फिल कर लेते हैं प्राइवेट स्कूल्स, कैन द स्कूल्स पे द सैलरीज ऑफ द स्टाफ आफ्टर 6 months? द इम्पैक्ट इज इमीडिएट बिकॉज 25% जो है is a major for a school which has a strength of say 3000 children or 4000 children, उनके लिए 25% पूरा भरना, what is the amount of solutions की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ ही, जैसे इन्होंने एक प्रॉब्लम उठाई है तो उसके सोल्यूशन की बात भी साथ ही करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये इश्यू टैकल किया है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सुंदर सा है, क्रॉस सब्सिडी है। बेसिकली बच्चों को, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पैसा जा रहा है, जिनके पास पैसा है उनसे, जिनके पास नहीं है उनके पास एजुकेशन जा रही है। उसका तरीका यह है कि जिन स्कूलों में सरप्लस नहीं है वहां पर यह इशू उठाया जा सकता है, वो अपनी बैलेंस शीट दे सकते हैं।
देखा ये गया है, मेरे पास फिगर्स हैं अभी भी और मुझे याद भी हैं कि ज्यादातर स्कूल सरप्लस जनरेट कर रहे हैं, ना सिर्फ जनरेट कर रहे हैं बल्कि डाइवर्ट भी कर रहे हैं। आपके उनको हिसाब से options ये स्कूल की है ना कि स्ट्रेंथ उनकी पे ध्यान कमाई रखते सारी हुए है। उनको कोटा देना चाहिए। नहीं, जैसे कि हमने कहा कि अगर स्कूल की स्ट्रेंथ ही 3000 4000 है तो वो कहां अगर से कोई लॉसेस में चल रहा है तो दे कैन रिप्रेजेंट देयर केस। देयर मे बी वन फ्यू केसेस हरियाणा में हो सकते हैं, चंडीगढ़ में कम से कम नहीं हो सकते। चंडीगढ़ में तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है जिनके बच्चों की किल्लत हो या मुंह मांगी फीस ना मिल रही हो जी। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई स्कूल है जो नेसेंट स्टेज पर है, बिगिनिंग में है, दे कैन रिप्रेजेंट देयर केस एज पार्ट ऑफ द सेम टीम, राइट, दैट वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आज के दिन दिक्कत स्कूलों में इसलिए आ रही है क्योंकि पहले वह 1 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, अब सडनली 50,000 हो जाएगा। ये नहीं है कि वह लॉस में चले जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने से, लेकिन उनके जेब में जो कमाई आ रही थी वो कम जरूर होगी। आपने आज इसी मुद्दे को लेकर PIL मैंने पिछले साल भी करी थी 11-12 के सेशन के लिए, क्योंकि वह अब सेशन खत्म हो गया है और अब एडमिशंस 12-13 सेशन के लिए होनी है, तो मुझे एक फ्रेश PIL आज करनी पड़ी। मैंने चिल्ड्रंस डे का एक गुड ओमेन मान के आज फाइल किया है पंचकुला और चंडीगढ़ दोनों में, क्योंकि नए सेशन के लिए फिर से रिजर्वेशन रखनी पड़ेगी। यहाँ बिना मजबूरी के कोई स्कूल नहीं मानने वाला। तो ये आपके लिए हर साल का प्रोसेस हो गया ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होता या इम्प्लीमेंटेशन पूरे तौर पे नहीं हो जाती, मुझे तो ये करना पड़ेगा और मैं इसके लिए वचनबद्ध हूँ। तो आपने जो पिछले साल PIL फाइल की थी उसके आपको क्या रिजल्ट देखने को मिले हैं? चंडीगढ़ में तो रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, स्टे नहीं ग्रांट करी, लेकिन पंचकुला हरियाणा में कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दी थी इमीडिएटली की 25% सीट्स पे जनरल कोटा से एडमिशन नहीं किए जाएंगे। तो उसके तहत पंचकुला में इंप्लीमेंटेशन ऑफ RTE भी बेटर हो गया है, चंडीगढ़ में हो नहीं पाया। यहाँ पे एक्सक्यूजेस ले जा रहे हैं कि भाई मैपिंग नहीं करी गई, हमें नहीं पता कौन बच्चा है। अरे जो बच्चा आ रहा है उसको तो एडमिट करिए जी। देयर इज नो प्री कंडीशन टू गिविंग एडमिशन, ना मैपिंग जी। एक मुद्दा और है, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भी बच्चे यहाँ आ नहीं रहे हैं, सीट्स यहाँ फिल नहीं हो रही हैं, या जो हम प्रॉफिट फाइनेंसेस को लेके, हम बजट को लेके हम बात कर रहे हैं। दूसरा एक मुद्दा ये भी है जो बच्चों की सेंसिटिविटी को लेकर भी है कि अगर गरीब तबके के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं दोज चिल्ड्रन आर नॉट वेलकम्ड the way they should be. I think that is incorrect on part of the schools. Probably या तो आप बच्चा मत लीजिए स्कूल में, या फिर अगर है बच्चा तो it becomes the responsibility of the schools to take care of those. क्या उनके लिए टीचर्स को उस हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है स्कूल्स की तरफ से ही कि उन बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो उनके साथ किस तरह से देने वाला है उसको ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन सा ले रहा है, उन्हें तो पढ़ाना है, पढ़ाई देनी है। बच्चा किस तबके का ये फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर वह सही पढ़ना नहीं चाहिए मगर पढ़ता है, ये तो इसलिए रहा है क्योंकि स्कूल ये देखता है कि अगर गरीब बच्चा बैठा है तो मैं जो अमीर बच्चे से 80,000 रुपए ले रहा हूँ उसका माँ बाप मुझे आके कहेगा कि किसके साथ बैठा दिया। ये सोशल प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन अपन धीरे धीरे इंप्लीमेंट करेंगे तो ये माइंडसेट चेंज होगा। हम शुरू में ही अटके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसलिए करो ही ना। अगर हम बात करें तो हमारे समय की बात करें जब हम स्टूडेंट्स थे, मितुल जी हो सकता है हमसे थोड़ा लेट आए हों स्कूल्स में, तो हमारे समय में गरीब अमीर सब बच्चे एक साथ ही पढ़ते थे, एक जैसे ही स्कूल होते थे, मगर वो सीन आज कभी कोई ऐसी बात नहीं उठी। और सही पूछे तो हर स्कूल के अंदर आज भी अलग अलग तबके के लोग पढ़ रहे हैं, जो गरीब कम अमीर हैं वो भी ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां बहुत अमीर बच्चे हैं। अगर आप सही माने तो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो हैं, अगर आप किसी बिजनेसमैन से कंपेयर करेंगे तो उनके पास वो साधन नहीं होते हैं, तो वो भी सभी उनके साथ पढ़ रहे हैं और वहां वो डिफरेंसेस महसूस भी होते हैं, पर ऐसी कोई समस्या आती नहीं। मैं आपके पास अभी वापस आती हूँ, वक्त हो गया ब्रेक लेने का। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक हियर, टू स्टे विद अस।